हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीटेट की जो हमारी परीक्षा चल रही है उसके लिए हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारे सीटेट की परीक्षा में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। खासतौर से अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ईवीएस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पता चल सकेगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आए हैं आपके 24 जनवरी के पेपर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। इसी के साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि घटपर्णी पौधे की क्या विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था आपका, ये 24 जनवरी के पेपर के अंदर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, घटपर्णी पौधे के बारे में। तो यहाँ पर विकल्प देखिए क्या दिए गए हैं कि इस पौधे का आकार घड़े जैसा होता है तथा इसका मुंह पत्तियों से ढका होता है। अगला कह रहा है कि यह छोटे छोटे कीटों को आकर्षित करने के लिए सुखद ध्वनि निकालता है। यहाँ पर कीटों कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला कह रहा है कि यह मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह छोटे और बड़े कीटों को फंसाकर खा सकता है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है जल्दी से कि घटपर्णी पौधे की क्या विशेषता नहीं है इनमें से। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए एक तरफ से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं घटपर्णी पौधे के बारे में, तो बिल्कुल इसका आकार जो है वो घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो होता है वो एक पत्ती के द्वारा ढका होता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही बताई गई है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यह छोटे कीटों को आकर्षित करने के सुखद ध्वनि निकालता है। तो ये सुखद ध्वनि नहीं बल्कि एक सुखद महक को निकालता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो बिल्कुल ये बात सही है आपका। या भारत के अंदर मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी और इसी के साथ आपका ये आप जो है असम के अंदर भी आपका कुछ मात्रा में देखने को मिलता है। अगला कह रहा है कि यह छोटे और बड़े कीटों को फंसाकर खा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि अगर हम नहीं पूछा गया था हमसे तो आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पौधा जो है ये ध्वनि नहीं बल्कि एक मनमोहक सुगंध निकालता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा गया था। कह रहा है कि लोकटक झील में कौन सा हिरण पाया जाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, रो हिरण, थामिन हिरण, बैकबग हिरण या फिर चीतल हिरण। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। देखिए अगर हम बात करते हैं लोकटक झील की, तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारी जो लोकटक झील है वो मणिपुर राज्य में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है आपसे कि ये हिरण जो है वो कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो हिरण देखने को मिलता है वो है आपका डांसिंग डियर। लेकिन हमें ऑप्शन में डांसिंग डियर नहीं दिया गया था, हमें इन ऑप्शन के अंदर आंसर करना था, जो कि अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर को देखते हैं तो हमारा यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका थामिन हिरण है ये लोकटक झील के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है। अब सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, हम तब तक विकल्प पढ़ देते हैं। कह रहा है उल्लू है, गौरैया है, कोयल है या फिर इंडियन रॉबिन है। आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन करवाया गया है और देख लीजिए आप लोग किस किस तरह से क्वेश्चन आपके सीटेट की परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं। अब जो लोग पढ़ के जाएंगे नहीं उनके लिए सिंपल सी बात है कि पेपर टफ होने वाला है, और जो लोग पढ़ करके जाएंगे उनके लिए पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से तैयार की है तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में आपका बाहर से पूछ लेता, जो कि 10 और 11 तारीख की जो आपकी शिफ्ट थी उसके अंदर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे गए थे। हालांकि अभी तक तो बाकी जो आपकी दोनों शिफ्ट हो रही हैं उनके अंदर आपका ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टफ नहीं पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या बनेगा, ये हमारा कोयल बन जाएगा। तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है।
जल दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका फिर से देखिए दोबारा से रिपीट हो गया है। पहली बार ये क्वेश्चन आपका 19 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया था और अब ये 24 तारीख को फिर से पूछ लिया गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है। विकल्प क्या दिए गए हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जुलाई या फिर 22 अगस्त। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि आपका जो जल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सही क्या बनेगा, ये 22 मार्च बन जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर क्या बताना है, वो बताना है आपको ये कि जो आपका पृथ्वी दिवस है, आप लोगों ने सुन रखा होगा पृथ्वी दिवस के बारे में, तो आपको ये बताना है कि पृथ्वी दिवस जो है आपका वो कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। सभी लोगों को, सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि हमारा पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार पहले करवाया है और ये क्वेश्चन आपका कल के पेपर यानी कि 24 जनवरी को ये पेपर के अंदर देखने को मिला है। विकल्प क्या कह रहे हैं, शिलोंग है, मासिनराम है, चेरापूंजी है या फिर यहाँ पर सभी कर लीजिए। अब बताइए आप लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा मासिनराम, जो कि दूसरे नंबर पर दिया गया है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है और सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, प्लीज़ आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाइए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बताना क्या है, हमें यहाँ पर गलत कथन चुनना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। विकल्प क्या दिए गए हैं कि हाथियों के झुंड में बुजुर्ग हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है। अगला कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी अधिक पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाथी 14 से 15 वर्ष तक की आयु में ही झुंड में रहते हैं। अगला कह रहा है एक झुंड में 2 से लेकर के 4 हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। अब आप लोग आंसर करेंगे कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हमें गलत दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम आंसर देखते हैं क्या बनेगा। पहला कह रहा है कि हाथियों के झुंड में बुजुर्ग हथनी झुंड के सभी फैसले लेती। बिल्कुल, ये हम लोग हाथियों के बारे में हम लोगों ने स्टेटमेंट भी आगे पढ़ रखा है 2 से 3 क्लासों में। नेक्स्ट कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि हाथी जो है वो 14 से 15 वर्ष तक की आयु में ही झुंड में रहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपके हाथी होते हैं वो सिर्फ 14 से 15 वर्ष तक की आयु में ही झुंड में रहेंगे, उसके बाद वे उस झुंड को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि एक झुंड में 2 से 4 हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत दी गई है और हमसे गलत वाला ही पूछा था, जो कि बिल्कुल 4th वाला गलत दे रखा गया है, यानी कि आंसर हमारा 4th वाला ही बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, तापो और पोंग किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। विकल्प क्या दिया गया, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। आंसर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, तापू और पोंग के बारे में। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बनेगा। एक चीज़ और बता देते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। बात आती है अगर बिहार के बारे में, तो बिहार से हम सभी लोगों को पता है कि हमारे सीटेट की परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार बिहार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिहार के अंदर जो पेंटिंग आपकी बनती है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारा मधुबनी पेंटिंग। अब बात आती है ये मधुबनी पेंटिंग बनाई किसके द्वारा जाती है, तो इस पेंटिंग के अंदर यानी कि जो आपकी मधुबनी पेंटिंग है इसके अंदर चावल के घोल,
आपका प्राकृतिक रंग जैसे कि नील हो गया, पेड़ की छाल हो गई, फूलों का रंग हो गया, तो इनके द्वारा जो है वो आपकी मधुबनी पेंटिंग प्रिपेयर की जाती है। बात आती है ये जो आपकी मधुबनी पेंटिंग होती है इसके अंदर चित्र कौन कौन से बनते हैं, तो इसके अंदर आपको जो है मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी और आपका जो फूल फल इत्यादि होते हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका 24 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया था। कह रहा है कि लंगर क्या है। विकल्प क्या दिए गए, भोजन करने का स्थान, टहलने का स्थान, पूजा का स्थान या फिर इनमें से सभी। अब आप लोग आंसर करके बताएंगे कि लंगर क्या है। पहली चीज़ तो ये हम बता देते हैं कि जो आपका लंगर शब्द है ये जो है ये सिख समुदाय का शब्द दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताना है कि ये लंगर शब्द होता क्या है, इसके मायने सही क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा भोजन करने का स्थान। लंगर वो होता है जहाँ पर आपका छोटी जाति बड़ी जाति ये जब आपस में मिल करके एक साथ भोजन करते हैं तो उसे ही सिख धर्म के अंदर लंगर कहा जाता है, जो कि आपका गुरुद्वारा वगैरह में आपको देखने को मिलता है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या पूछा गया था। ये भी आपको 24 जनवरी के अंदर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया था AQI क्या होता है। एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन इतना पता चला है कि AQI के बारे में पूछा गया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि ये क्वेश्चन जो है मैं अपनी तरफ से बना करके लाई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों के द्वारा बताए गए क्वेश्चन है जो कि एनालिसिस करवाया जा रहा है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको 19 जनवरी के पेपर के अंदर बाघों की स्थिति के बारे में पूछ रखा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे AQI के बारे में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिक क्वालिटी इंडेक्स होगा नहीं, ऑटोमेटिक क्वांटिटी इंडेक्स भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसकी फुल फॉर्म यही होती है AQI की, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अंदर वायु की गुणवत्ता मापी जाती है कि आपकी जो वायु है वो कितनी शुद्ध है और कितनी वो प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए राज्यों में से कौन सा समूह केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित करता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। विकल्प क्या दिए गए हैं, मिजोरम पश्चिम बंगाल, नागालैंड उड़ीसा, गुजरात राजस्थान या फिर पुदुचेरी और लक्षद्वीप। सभी लोग आंसर करेंगे कि किस विकल्प में आपका केंद्र शासित समूहों को प्रदर्शित किया गया है। और एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि सभी साथी आपके साथ जुड़ सके। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4th वाला, जो कि यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। और आपसे केंद्र शासित प्रदेशों की अगर संख्या पूछता है तो आप लोग क्या बताएंगे कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं वो 8 हैं। अगर स्टेट की बात करता है तो स्टेट हैं हमारे 28। इनसे भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार बताया गया है। किस आयु वर्ग के अंदर, आयु बतानी है आपको यहाँ पर। विकल्प क्या दिए गए हैं, 2 से 4 साल, 6 से 14 साल, 6 से 8 साल या फिर 4 से 28 साल। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ये बनेगा दूसरा वाला, यानी कि 6 से लेकर के 14 साल तक सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। रेबो क्या है। हमने आप लोगों को कई बार बताया है, अब आप लोग आंसर करेंगे। एक शंकु आकार का टेंट, एक प्रकार का व्यंजन, एक प्रकार का गाना या फिर एक प्रकार का नृत्य। आंसर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा पहला वाला, यानी कि रेबो जो होता है आपका एक शंकु आकार का टेंट होता है
जिसके अंदर जो आपकी चंगपा जनजाति है वो इसके अंदर निवास करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति सामने की ओर होती है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है। आंसर करेंगे, कोई भी साथी गलत आंसर नहीं बताएगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें जो है वो मानव की भांति सामने की ओर होती हैं। विकल्प दिए गए हैं गौरैया, तोता, उल्लू और कबूतर। सही आंसर क्या बन जाएगा हमारा, उल्लू बन जाएगा। बात करते हैं अगर हम गौरैया के बारे में, तो गौरैया ऐसी पक्षी है जो आपका घरों में इसी के साथ जो आपकी अलमारी होती है उनके पीछे ये घोंसले बना करके वहाँ पर अंडों को देती है। बात आती है अगर कबूतर के बारे में, तो कबूतर आपका टूटे फूटे मकान, इसी के साथ जो खंडहर होते हैं वहाँ पर ये घोंसले बना करके अंडों को देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा और समतल है, कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका 23 और 24 जनवरी को देख सकते हैं आप लोग, 2 टाइम आपका डे बाय डे रिपीट किया गया है। अब हमें बताना है कि ये स्थान कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर मेघालय राज्य में है। तो यहाँ पर सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा वाला, यानी कि लद्दाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए जो सही क्रम से दिए गए हों। अब आपको इसे क्रम से लगाना है। ये आपका पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है और आपका यही क्वेश्चन जो है ये 24 तारीख यानी कि जो 24 जनवरी को आपका पेपर हुआ है इसके अंदर ये दोबारा से रिपीट किया गया है। अब सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि इसका सही आंसर क्या बन जाएगा। मृदा को खोदकर नरम बनाना आएगा पहले, या फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना आएगा, या फिर बीज बोना पहले आएगा, या फिर खरपतवार को हटाना, या फिर प्याज को उखाड़कर निकालना। चलिए देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका प्याज की फसल के बारे में बताया गया है, ये आपका बताया गया है कर्नाटक के अंदर जो बसवा का खेत है उसकी बात की गई है। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर दिया गया है बसवा का खेत, उसके अंदर प्याज की प्रोसेस को बताया गया है। जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो उसके अंदर खुंटी जो होती है उसका प्रयोग मिट्टी को खोद करके नरम बनाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ वहाँ पर जो कुरिगे की बात की गई है, तो कुरिगे जो होता है वो एक प्रकार का हल होता है जिसके माध्यम से बीज को बोया जाता है। अगर बात आती है इलिगे के बारे में, तो इलिगे वो होता है जिससे कि जब आपकी फसल खुद करके घर आ जाती है तो जो सूखी आपकी पत्तियां होती हैं उसे काट कर हटाने के जो साधन जो प्रयोग किया जाता है वो आपका कुरिगे ही होता है। उसके द्वारा फसल एक तरफ हो जाती है और आपको जो वेस्टेज होता है वो काट करके अलग कर दिया जाता है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमें प्रोसेस लाइन से लगानी है। पहले क्या करना पड़ेगा, मृदा को खोदकर नरम बनाना होगा। वो किसके द्वारा होगा, खुंटी के द्वारा, यानी कि ए हमारा पहले आएगा। ये तो आपका चारों विकल्प में दिया गया है ए। नेक्स्ट हमें क्या देखना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बोएंगे बीज। क्या करेंगे, बीज को बोएंगे। अब हमें सी देखना है कहाँ पर है, यानी कि पहला वाला तो हमारा कट जाएगा, बचे 3। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, खरपतवार को हटाना पड़ेगा, यानी कि तीसरे नंबर पर हमारा ये आ जाएगा। खरपतवार हटाएंगे हम खेत से। फिर हम क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे। चौथे नंबर पर हमारा ये आ जाएगा, यानी कि कहाँ पर दिया गया, तो ये हमारा दूसरे वाले विकल्प में देखिए दिया गया है। फिर हम क्या करेंगे, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर हटा देंगे, यानी कि जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी फिर हम उसके ऊपर की सूखी पत्तियों को काट करके हटा देंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
विकल्प क्या दिए गए हैं? जलवाष्प, एथेन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बनेगा? जलवाष्प हमारी ग्रीन हाउस गैस है, एथेन तो नहीं होती है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा हमारा? ये दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पेडागॉजी का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो है ये 19 जनवरी के पेपर के अंदर ऐसे ही पूछा गया था और आई थिंक ये क्वेश्चन आपका कई शिफ्ट में भी रिपीट हुआ होगा। जो लोग पेपर देने गए होंगे उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है, यानी कि जो आपकी ईवीएस है वो किन किन सब्जेक्ट को एकीकृत करके बनाई गई है। विकल्प क्या दिए गए हैं? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रदायों एवं संप्रत्ययों होगा यहाँ पर, एवं मुद्दों का, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यय और मुद्दों का। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई है। हमने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी ईवीएस की प्रकृति है वो एकीकृत प्रकृति है। क्यों है? तो आपको ये भी बताया था कि ये एकीकृत प्रकृति इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, साथ ही आपका जो साइंस होती है इंक्लूड करके एक विषय बना दिया गया है। तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बात की गई है। तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कह रहा है। थीम से भी आपका क्वेश्चन बनता है और आपको हम और बता देते हैं कि थीम से जो है आपका पेडागॉजी घुमा करके क्वेश्चन बना के देता है थीम के अंदर। तो हमें पेडागॉजी भी थीम के अंदर देख करके चलनी पड़ेगी। अगला कह रहा है कि थीम परिवार और मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। यहाँ पर उप थीम पूछी गई है हमसे। विकल्प क्या दिए गए हैं? कार्य और खेल, भोजन एवं जल, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चौथा कह रहा है आश्रय। अब सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से कि हमारा सही आंसर क्या बनेगा। तो अगर हम उप थीम की बात करते हैं तो ये हमारा कार्य और खेल हो जाएगा। भोजन और जल, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, आश्रय, तो ये सब जो है ये हमारे थीम के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। ये भी आपका पेडागॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि, यानी कि तुरंत ही आपको फीडबैक भी देना है। आप आकलन के लिए किस साधन का चुनाव करेंगे? क्या आप निर्धारण मापनी का करेंगे, सहपाठी आकलन का करेंगे, अवलोकन का करेंगे, या फिर जांच सूची का करेंगे? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या बनेगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला बन जाएगा, यानी कि जांच सूची। आप लोगों ने पहले देखा भी होगा कि हमारे जो टीचर वगैरह होते थे उस टाइम पे आपका इतना ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग नहीं होता था। कॉपी में लिख दिया जाता था, टेस्ट वगैरह ले लिया जाता था और उसी में टीचर हमें क्या करता था, नंबर वगैरह दे देता था। और अब क्या होता है, आपकी निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल वगैरह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस टाइम पे आपका जांच सूची का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा था कि वन हमारा सामूहिक बैंक है? विकल्प क्या कहे गए हैं? अमृता दीदी, अमृता देवी, बुढ़िया माई, या फिर सुखमनी भगत। सभी लोग आंसर करेंगे किसने ये कहा था कि वन जो है वो हमारा सामूहिक बैंक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो अमृता दीदी नहीं बनेंगी, ना ही अमृता देवी बनेंगी। इन्होंने तो खेजड़ी के वृक्ष को लेकर के बात की थी। बुढ़िया माई बिल्कुल बन जाएंगी। सुखमनी भगत तो आपकी एक संस्था होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे। लेखा क्या है?
चंगप्पा जनजाति के खाने का स्थान है, चंगप्पा जनजाति के खाना बनाने का स्थान है, या फिर चंगप्पा जनजाति के भेड़ बकरियों को पालने की रखने की जगह है। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? लेखा जो होता है ये चंगप्पा जनजाति के द्वारा जो उनकी भेड़ और बकरियां होती हैं उनके पालने या फिर उन्हें रखने का स्थान होता है। तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे कि भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट की परीक्षा यानी कि जो सेकंड शिफ्ट की आपकी परीक्षा, सेकंड फेज की जो आपकी परीक्षा चल रही थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं बबूल का पेड़, सेब का पेड़, बरगद का पेड़ या फिर खजूर का पेड़। सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा बरगद का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मिजोरम की भाषा क्या है। विकल्प दिए गए हैं डोगरी, संथाली, असमिया या फिर मिजो। तो सही आंसर क्या बनेगा? मिजोरम की भाषा क्या है? ये है मिजो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारी ये सीटेट की परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है दोबारा फिर से पूछ ले। विकल्प क्या दिए गए हैं? झांसी, बनारस, लखनऊ और ग्वालियर। सभी लोगों का आंसर करेंगे जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या बनेगा हमारा। तो सही आंसर जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा बनारस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि ब्रेड और इडली का आटा निम्न में से किस स्थिति के कारण उठता है। उठने का मतलब क्या है कि वो खमीर जैसे कि आप लोग देखते होंगे तो वो किसका उदाहरण माना गया है। कह रहा है कि यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, जीवाणुओं में वृद्धि, ऊष्मा में वृद्धि या फिर अपघर्षण। सभी लोग आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपकी जो ब्रेड वगैरह होती हैं वो स्पंजी किस कारण से होती हैं, तो वो इसी के कारण होती है। यानी कि जो आपका खमीर होता है, यीस्ट कोशिकाओं में जब वृद्धि हो जाती है तब आपका ब्रेड और इडली जो है इसी के कारण उठ जाते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो कि आपके 24 जनवरी के क्वेश्चन थे। कुछ आपके पहले के क्वेश्चंस थे, कुछ आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए रखे गए थे ताकि आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन होता रहे। कुछ क्वेश्चन आपके बैक टू बैक पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना है। और इसी के साथ हमारी जो KVS की परीक्षा है उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी KVS की परीक्षा अब नज़दीक आ चुकी है, टाइम कम बचा हुआ है, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छी तैयारी भी करनी पड़ेगी इसके लिए। उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके, जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं सभी लोग सब्सक्राइब वाले बटन पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।